नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्जाम पोर्टल में। देखिए दोस्तों, हम लोग ग्राउंड में साइंस पढ़ रहे थे, साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये हीट है, ऊष्मा। ऊष्मा में क्या है? ऊष्मा ऊर्जा, टेम्परेचर। अब देखिए ऊष्मा का परिभाषा याद कर लीजिएगा। इसका सीजीएस पद्धति में क्या होता है, ब्रिटिश बीटीयू में क्या होता है, एमकेएस में क्या होता है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। इसमें कुछ है नहीं खास। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं बताऊँगा आगे कहाँ से पूछेंगे। और इसका परिभाषा दिया हुआ है, तो इसको उतना याद नहीं रखना है, उतना कोई फ़ायदा नहीं है। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या, ताप वह राशि है जो वस्तु की ऊष्मा की मात्रा का माप करती है। मतलब कोई वस्तु कितना गर्म है इसको बताती है, ठीक है, उसको टेम्परेचर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, इसमें याद क्या करना है। इसमें याद करना है ये वाला सारा चीज़ याद करना है। ये मैंने जो टिक लगाया है, ठीक, ये वाला फार्मूला याद रखना है। कभी कभी देता है कि इतना डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस में पढ़िए। ये वाला कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे 40 डिग्री पर दोनों का मान बराबर होता है 25.6 ताप पर फ़ारेनहाइट और रोमर पैमाने का पाठ्यांक समाप्त होता है। 0 डिग्री पर सेल्सियस और रोमर का समान होता है। इतना डिग्री ताप पर फ़ारेनहाइट और केल्विन का समान होता है। इसको थोड़ा सा याद रखिए, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब इन्हें फॉर्म सुना। इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। इसको क्रायोजेनिक तापमान भी कहा जाता है। ऐसे 1-150 के ऊपर को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है। तो ये है परम शून्य तापमान। ये काल्पनिक तापमान है, लेकिन नॉर्मली हम लोग मान लेते हैं कि 150 से ऊपर है तो क्रायोजेनिक तापमान है। और जो इसको अगर कोई पूछे कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, परम शून्य ताप, तो वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब देखिए तापमापी का गुण, मतलब जो थर्मामीटर होता है उसका गुण क्या क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए तरल तापमापी, गैस में बहुत सारे प्रकार का तापमापी होता है, इसको पढ़िएगा। जो मैंने टिक लगा दिया है, ऊष्मा का संचरण, इसको परिभाषा याद करना है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, विकिरण से शायद क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा इसको भी याद रखना है। चालन, सम्मोहन, विकिरण, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। ऊष्माधारिता क्या है, ऊष्मा का सिद्धांत क्या है, ऊष्मीय प्रसार। अब देखिए ये थर्मल एक्सपेंशन कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसमें कुछ नहीं है। एक ये वाला पढ़िएगा, ठीक है। और ये वाला, ये तो जानते ही होंगे कि अगर किसी वस्तु गर्म तो उन ऊर्जा जो अणुओं की गति हो बढ़ जाती है, उससे ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब भी नहीं पढ़ना है, ये सब भी नहीं पढ़ना है। रेखीय प्रसार नहीं है। रेखीय प्रसार मतलब कुछ नहीं है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि कोई रेल ट्रैक होता है, ठीक। जब रेलवे ट्रैक गर्मी के दिन में गर्म होता है तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगा, मतलब इधर बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि इधर बढ़ेगा, इधर नहीं बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, ठीक। तो इसको रेखीय विस्तार कहते हैं, लंबाई में। और क्षेत्रीय विस्तार मतलब कोई गोला है ऐसे, तो जब गर्म होगा तो सब इधर बराबर मात्रा में ऐसे ऐसे बढ़ेगा, तो इसको क्षेत्रीय विस्तार कहते हैं, ठीक है। आयतन प्रसार गुणांक, इसको भी पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एक बार, अगर शुरू बार में पढ़ रहे होंगे तो। ऐसे हमको पता था इसलिए हम शायद इसको काट दिए हैं। और इधर ये वाला कांच का बोतल, इसको एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल। देखिए मैं वही ट्रेन की पटरी वाला बीच में एग्जांपल हम जो दे रहे थे वही वाला है। ये वाला थोड़ा सा पढ़िएगा। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 0 डिग्री से नीचे जाएगा तो क्या होगा, फिर 0 डिग्री से ऊपर जाएगा तो क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन शायद इससे पूछा हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट। देखिए 2-3 मैंने किया हुआ है। गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट, इसको पढ़िएगा। जैसे होता कुछ नहीं है। अब जैसे देखते हैं हम लोग, अगर पानी गर्म कर रहे हैं तो पानी से हाथ कम जलता है, लेकिन भाप से ज़्यादा देखा है कि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। ये इसका एक एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा अगर कोई गुप्त ऊष्मा का एग्जाम्पल पूछेगा। अब देखिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ये पढ़िए। त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट, वैसा पॉइंट जिसमें मतलब तीनों अवस्था द्रव का पाया जाता है, तो उसको त्रिक बिंदु कहा जाता है। हिम मिश्रण, प्रतिशीतक, वातावरण, वाष्पीकरण, अपेक्षिक आर्द्रता, ये सब परिभाषा है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद कीजिएगा, समझ के याद कीजिएगा तो ज़्यादा नहीं आता। देखिए न्यूटन का शीतलन नियम भी था, किरचॉफ का नियम था। देखिए किरचॉफ कुछ नहीं बोले थे, अगर बोले थे कि जो अच्छा अवशोषक होता है वो अच्छा उत्सर्जक भी होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई काला चीज़ है ना, तो जितना अच्छा अवशोषक है उतना अच्छा उत्सर्जक भी, मतलब जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा भी होगा। इसको कहने का यही मतलब था। न्यूटन का शीतलन नियम याद रखिएगा, ठीक है। स्टीफन का नियम याद रखिए। अब देखिए सरल आवर्त गति हम लोग पढ़ सकते हैं। सरल आवर्त गति में वैसा कुछ है नहीं, वही दोलन वगैरह वाला सिस्टम है, तो हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए
इसको सरल आवर्त गति में क्या है, लोलक वाला गति, यहाँ पे है लोलक, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, तो एक दोलन कहा जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट होता है, उसको याद रखना है। क्या क्वेश्चन पूछता है इसमें कि एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो ये सब मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो ये इसको याद रखिएगा। आवृत्ति गर्मी के दिनों में क्या होगा, अगर इसका लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका लंबाई घटेगा सर्दी के दिन में तो क्या होगा। तो उसी से चलते जो चाबी वाला घड़ी होता है सुस्त हो जाता है, कभी तेज होता है तो सुस्त हो जाएगा। ऊंचाई पर ले जाएंगे तो क्या होगा, चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा, सारा इसको पढ़ना है। ठीक है, इसको सारा को याद कीजिए आप, इस सब को। ठीक है, इस सब को याद करने से होगा क्या कि एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जो भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए सरल लोलक का नियम, ये सब नियम तो उतना कुछ पढ़ना नहीं है, इसको छोड़ ही दीजिए। प्रत्यायन बल, देखिए ये जैसे मान लीजिए एक डोरी से बंधा हुआ है गोल, ठीक, ऐसे नहीं लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर डोरी इधर गया, फिर इधर से खींच के वापस यहाँ लाया, फिर इधर गया, फिर आया, तो ये जो बल इसको खींच के बीच में स्थिर कर रहा है ना, उसी को प्रत्यायन बल कहते हैं। ठीक है, और संतुलन मतलब एक ही स्थिति में लाने का प्रयास करता है प्रत्यायन बल, यही इसका काम होता है। ठीक, जैसे स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं, ठीक है, और वापस स्प्रिंग खींच रहा है अपने पुराने स्थिति में आने के लिए, उसको भी प्रत्यायन बल कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। दोलक दोलन क्यों करता है, ये सब नहीं पढ़ना है, नॉर्मल चीज़ है, ऐसे भी आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। एक बार देखना हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए तरंग और गति, तरंग पढ़ना है। तरंग इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए तरंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें कुछ है जो क्वेश्चन बनता है। अब देखिए तरंग दो टाइप का होता है, जैसे अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ में प्रकाश हो गया, अनुदैर्ध्य में ध्वनि हो गया। तो इसका एग्जाम्पल भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि पहला नंबर तो ये देखना है श्रृंग किसको कहते हैं, गर्त किसको कहते हैं। ठीक, तो जो उठा हुआ भाग रहता है उसको श्रृंग, जो नीचे धंसा हुआ भाग रहता है उसको गर्त कहते हैं। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंग, इसको पढ़िए, इसमें क्या गुण होता है और इसका एग्जाम्पल भी कि अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल क्या है। ठीक, कुछ यांत्रिक तरंगें होती हैं। ठीक है, अब देखिए यांत्रिक तरंग वैश्विक तरंगें होती है जिनको जो संचार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वो कहीं भी जल जाएगा, जैसे प्रकाश, कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जा सकता है, उसको ना गैस रहे तभी ठोस द्रव कहीं भी मतलब सफ़र कर सकता है। ठीक है, अगर कांच है ठोस है तब भी वहाँ सफ़र कर जाएगा, अगर गैस है तभी सफ़र कर जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये भी, इनको भी संचार के लिए जो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़िएगा। और देखिए आवर्तकाल क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। आवृत्ति क्या है उसको पढ़िए। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी को पढ़ लीजिए। आयाम एम्पलीट्यूड का परिभाषा पढ़िए। श्रृंग और गर्त मैंने अभी बताया था उसको पढ़िए। तरंग दैर्ध्य की लंबाई, वेवलेंथ, जो टिक लगाया है उसको पढ़िए। संपीड़न क्या होता है, विवलन क्या होता है। तो जब जैसे संपीड़न क्या है कि मान लीजिए कोई तरंग ऐसे से चला, फिर आगे बढ़ा, फिर ऐसे से चला, फिर आगे चला, ऐसे से, तो ये जहाँ जमा हुआ इसको संपीड़न है, जहाँ इसका थोड़ा जहाँ दूर गया वो विरलन, ये जहाँ जहाँ हुआ इसको संपीड़न कहेंगे। और ये बीच वाला जो जहाँ दूर है इसका ऐसे ऐसे, तो ये विरलन कहलाएगा। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये वाला देखिए, यहाँ संपीड़न है, यहाँ विरलन है, ये दूर दूर हो गया तो विरलन है, यहाँ संपीड़न। ठीक है, अब देखिए ये सब एग्जांपल, ये जो परिभाषा है इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कुछ ये वाला जो है ना आवृत्ति, इसको याद कर सकते हैं आप। मैंने इसको याद किया था लेकिन इसका सिर्फ तरंग दैर्ध्य याद किया था, आप भी चाहें तो तरंग दैर्ध्य याद कर सकते हैं। मैंने सबका तो नहीं याद किया था, सिर्फ प्रकाश का याद किया था, परावैंगनिक किरणों का याद लिया था और इंफ्रारेड का याद किया, क्योंकि ये तरंग ज़्यादा यूज होता है। ऐसे नॉर्मली एक बार सबका देखे रहिएगा तो थोड़ा थोड़ा भी ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन में आप छाँट लीजिएगा। देखिए साउंड, अच्छा हाँ, ध्वनि। अब ध्वनि कौन सा ध्वनि जो हम लोग सुनते वगैरह हैं उसके बारे में, तो कोई ध्वनि होता है जिसको हम सुन पाते हैं उसको श्रव्य बुलाया जाता है, कुछ अश्रव्य होता है। 20,000 तक होता है तो वो उसको सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे होता है उसको नहीं सुन पाते हैं। पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगा तो हम लोग नहीं सुनेंगे, कुत्ता और चमगादड़ ये सब सुनेगा। ठीक है, ध्वनि दाब का प्रभाव, तो ये सब पढ़िएगा, कोई प्रभाव ऐसे नहीं पड़ता है। आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तापमान का भी प्रभाव पड़ता है, हवा की गति का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
और ये थोड़ा सा दिया हुआ है चाल विभिन्न, इसको याद रखिए। एक बार पूछा था शायद कि कांच में चाल कितना होता है, ऐसे ही करके कुछ क्वेश्चन था, कांच या एल्युमिनियम ऐसे ही कुछ करके क्वेश्चन था। तो आप देखिएगा एक बार चीज़ ना कि जो लोहा होता है उससे ज़्यादा तेज़ ध्वनि का स्पीड होता है कांच में। ऐसा आपको लगेगा कि अरे लोहा है, धातु है तो तेज़ होगा, नहीं। देखिएगा इसको थोड़ा, यहीं पे मेरा क्वेश्चन एक गलत हुआ था तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। ध्वनि के प्रमुख लक्षण इसको याद रखिए, तीव्रता, गुणता, ये सब, लाउडनेस वगैरह थोड़ा सा पढ़िए इसको। ध्वनि का परावर्तन हम लोग जानते ही हैं, इसमें बहुत सिंपल सा चीज़ है। अगर किसी सतह से लौटेगी तो उसका अब सुनने के लिए प्रतिध्वनि मतलब इको, अगर कोई वस्तु से टकरा कर तुरंत वापस लौट जाता है, और जैसे हम लोग इको देखते हैं, एक ही इको कर दिया जाता है अगर लाउड स्पीकर वगैरह में, तो एक ही आवाज़ को थोड़ा दूर 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 पर मतलब बार बार उसको रिपीट करता है, तो उसको इको कहते हैं, ठीक है। चमगादड़ प्रतिध्वनि का उपयोग करते हैं, ठीक है। और ध्वनि का अपवर्तन, ठीक है, अनुनाद, इसके चलते पुल वगैरह टूटता है, इसको भी याद रखिएगा, इसको पढ़िएगा। अनुरण हाल, जैसे अगर अनुरण क्या होता है, रिवाइब्रेशन, मतलब जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, आवाज़ गूंज रहा है, उसको कहा जाता है अनुरण, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें कि अगर इतना से अधिक है तो नहीं सुनेगा, ठीक है। मतलब अनुरण काल जो है 0.8 जो होता है, ये शायद, हाँ ठीक है ठीक है, 0.8 है, इससे अधिक है तो स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देगा, अगर इससे कम है तब सुनाई देगा, ठीक है। और उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, जैसे हॉल वगैरह में देखिएगा, मूवी वगैरह में जो आवाज़ निकलता है स्पष्ट क्यों सुनाई देता है, दीवार जो होता है उसका, उस पर कुछ ऐसे मतलब या तो सोखने वाले, ध्वनि को सोखने वाले कुछ मटेरियल लगाए रहते हैं, या तो कुछ खुरदरा उसको बनाया रहता है जिससे ध्वनि का अपवर्तन नहीं होगा, तो वो गूंजेगा नहीं हॉल, ठीक है। ध्वनि का विवर्तन, इसको पढ़िएगा, ठीक। डॉपलर प्रभाव क्या कहता है, इसको भी पढ़िएगा। और मैक संख्या, मैक संख्या के बारे में कुछ आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा इसमें। जैसे मैक में देखिएगा सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक वगैरह बहुत सारा विमान होता है, तो उसको यहीं पे ऊपर में लिख लीजिएगा। मैंने इसमें शायद लिखा नहीं है, लेकिन मैंने दूसरी जगह कहीं लिखा हुआ है, उसको भी लिख लीजिएगा कि इस कितना मैक से कितना मैक के बीच में अगर स्पीड होगा तो उसको सुपरसोनिक कहेंगे, कितना उसको हाइपरसोनिक कहेंगे, ये थोड़ा लिख लीजिएगा। ध्वनि बूम क्या होता है इसको पढ़िएगा, ठीक है। और चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, लाइट हम लोग कल पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।